में आ गया। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होगा? ऑल ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करके और ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, ये होता है फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म आ एनर्जी एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ? चलो अभी अपन बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की। पिछले क्लास में अपन ने, जब भी क्लास थी 15-20 दिन पहले क्लास रही होगी, ठीक है, हाँ, तो पिछले क्लास में अपन ने एक साइकिल पढ़ा था, C3 साइकिल। C3 साइकिल में जो मैंने बोला था, जो नीट में आता है, क्या था? फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है रुबिस्को और फर्स्ट प्रोडक्ट होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ला, और कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेज, है ना, ये चीज़ याद रखना। उसमें टोटल जो एनर्जी बन रही थी तो बन रहे थे 18 ATP और 12 NADPH2। यदि C3 साइकिल से कुछ भी आता है तो इतना आएगा। क्लियर? और सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे अपन लोगों ने डिस्कस किया था 1 मिनट पहले, पूरा सुन लो, काफ़ी दिन हो गया है तो सिर्फ सुन लो, बाकी तुम लोगों को पता ही है। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हो गई। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के बाद अपन ने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां हरी कलर की होती है ना, हरी कलर, तुम क्या लिख रहे हो? डिस्टर्ब हो रहा मेरा। जितनी भी पत्तियां होती हैं, पत्तियों में हरे कलर का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे ये हाथ है ना, यदि ये पूरा जो ग्रीन कलर का होता है, समझना मेरी बात ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ये पत्ती यदि जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, उनमें पता है क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना, तो बंडल बंडल टाइप्स के रहते हैं। जैसे हमको दिखता है, ऐसा लगता है पॉलिश की हुई है, ऐसा नहीं है रियल में। रियल में क्या होता है? छोटे छोटे बंडल बंडल टाइप के, जब बहुत सारे, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, स्प्रे टाइप का। यदि आप जैसे आप स्प्रे करते हैं कार वगैरह में, जब पेंटिंग होती है, स्प्रे वगैरह, तो वहाँ से क्या जाते हैं? पार्टिकल्स जाते हैं, एक साथ पूरी पॉलिश नहीं होती। तो ग्रीन पत्तियों में बहुत सारे पार्टिकल्स टाइप के पूरी की पूरी पत्ती में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? और जो क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और उन क्लोरोप्लास्ट के, जैसे एक क्लोरोप्लास्ट, दो क्लोरोप्लास्ट, दोनों के बीच में जो स्पेस बचता है उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, जो कि ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। 10th की NCERT में बहुत अच्छे से लिखा है। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, 2 ही मेन फंक्शन थे, बताइए कौन कौन सा? एक था अपना क्या? ट्रांसपीरेशन, और एक गैसियस एक्सचेंज, समझना, ठीक है। तो हम उसको स्टोमेटा, है ना, जैसे यहाँ पे चलो अपन एक बना लेते हैं, क्योंकि ये लीफ है, आगे काम भी आएगा अपने को। तो ये देखो, ये यहाँ पे गैप है ना इतना सारा, अपन इसको बोल देते हैं स्टोमा या स्टोमेटा, ठीक है। अब समझना ध्यान से एक बार, पूरा मतलब जितना मैंने पढ़ा था ना, अपन यहाँ तक आ जाएंगे, फिर यहाँ से अपन कंटिन्यू हो जाएंगे। क्लियर? चलो, तो अपन आ गए क्लोरोप्लास्ट में। अब अपना जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, बहुत बार नीट के एग्ज़ाम में आता है कि हमारे जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, तो 3 ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो डबल लेयर्ड होती हैं। कोई बताएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, 3 सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं जो डबल लेयर्ड होते हैं। अब यदि अपन बात करें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है हमारा? डबल लेयर्ड, एक लाइक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले को, उसके अंदर लिक्विड टाइप का कुछ मटेरियल भरा होता है, उसको क्या बोले थे? कॉइन लाइक स्टोमा, है ना। कॉइन लाइक, यदि कॉइन के पूरे बंडल्स हैं तो हम उसको बोलेंगे ग्रेना। अब उनमें से एक को ग्रेनम। यदि उनके बीच में गैप होता है, उन गैप्स को हम क्या बोलते हैं? लुमेन ऑफ थैलेकॉइड्स। क्लियर? उसके बाद बीच में जो लिक्विड टाइप का डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। क्लियर हुआ? अब इसी के अंदर समझना मेरी बात ध्यान से, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर ग्लूकोज बनता है, जिसकी वजह से हम लोग सब लोग सर्वाइव कर पाते हैं। मतलब समझो ना कितना बड़ी बात है, मतलब पूरी दुनिया इसी से चल रही है, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट से। यदि अपन क्लोरोप्लास्ट हटा दें, जो मेन मशीन है खाना बनाने वाली, तो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है ना। इमेजिन करो, यदि अपन क्लोरोप्लास्ट हटा दें तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा।
क्योंकि जो येलो कलर के प्लांट्स होते हैं, जो मतलब जो ग्रीन कलर के जो नहीं हैं, ब्राउन है, कुछ अलग हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो फूड नहीं बनाते। मतलब आप सबको पता है कि पूरी क्या वो सर्वाइव कैसे करते हैं? अभी बताऊंगा ना, वहाँ तक भी आऊँगा अभी, है ना। अब मतलब प्लांट की पत्ती में फोटोसिंथेसिस होता है, पत्ती के स्टोमेटा वाले पार्ट में। यदि देखो, यदि कोई आर्ट वाला है, मैथ वाला है, कॉमर्स वाला है, तो उसको इतना पता होता है, 10th तक पढ़ता है कि पत्ती में फोटोसिंथेसिस होता है। अपन जब 11th में आ गया तो अपनों को ये पता है पत्ती के अंदर कुछ होता है, क्लोरोप्लास्ट, जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। अब तुम लोग यदि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे भी ज़्यादा पता होना चाहिए कि जो क्लोरोप्लास्ट में मेनली 2 स्ट्रक्चर होता है, एक होता है ग्रेना, एक होता है स्ट्रोमा। एक होता है ग्रेना, एक होता है स्ट्रोमा, जहाँ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब यदि तुम लोग और डीप में जानना चाहो तो तुम लोग ये भी जान लो कि ग्रेना और स्ट्रोमा के अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कुछ प्लेस टाइप्स के होते हैं, कुछ गोल गोल फोटोन, याद है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। और डीप में जाओ तो जब सनलाइट पत्ती में पड़ती है तो फोटो सिस्टम के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, याद करिएगा। जब सनलाइट पड़ती है तो फोटो सिस्टम के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और पूरी कहानी इलेक्ट्रॉन के मूव करने से होती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत डीप में जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होता है, सही है। फोटोसिंथेसिस जितने भी ग्रीन प्लांट्स में होते हैं उन सब में होता है, सही है। और डीप में जाओ तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये हो गया बच्चों वालों का। अब अपन हाई लेवल देखते हैं। तो अब जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा है, वहाँ होता है फोटोसिंथेसिस। अब ग्रेना और स्ट्रोमा में भी कुछ और चीज़ें होती हैं जो ऐसे पिरामिड शेप बनाए थे, बॉक्स बॉक्स गोल गोल, याद करो पिरामिड शेप, क्या बोले थे उनको, फोटो सिस्टम। क्या बोले थे? अब फोटो सिस्टम के बहुत सारे पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे सनलाइट एनर्जी फॉर्म में फोटोन उसमें पड़ता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इलेक्ट्रॉन मूव करके ऊपर स्फेरिकल में आता है, जिसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर। क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब कि पूरी कहानी क्या इसकी है, इलेक्ट्रॉन के चलने की। क्यों? सुनो, यदि मान लो पत्ती है, क्लोरोप्लास्ट भी है, लेकिन लाइट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तो पत्ती यदि भले है लेकिन उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किया। तो डीप बात यह है कि क्लोरोप्लास्ट भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चलना ज़रूरी है। अब सुनो एक नई बात, यदि सनलाइट नहीं है और आप किसी अदर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन में मूव करा दोगे ना, तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। सुनना, ध्यान से सुनना, क्या बहुत डीप वाली बात बोल रहा हूँ। यदि सनलाइट नहीं है, किसी दूसरी एनर्जी की वजह से यदि आप पत्ती में इलेक्ट्रॉन को मूव करा दोगे, वो मतलब फोटोन से रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। अब सुनना एग्जाम्पल, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो बड़े बड़े मल्टीज़ रहते हैं, उनमें घर के अंदर मनी प्लांट और ये सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं। कहाँ सनलाइट जाती है, लेकिन वहाँ हीट या रेडिएशंस या किसी दूसरे रीजन के वजह से उनके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन चलते हैं और थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस होती रहती, इस वजह से वो ग्रीन रहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब डायरेक्ट सनलाइट वहाँ नहीं पड़ती। मतलब अपने को कितनी अच्छी बात पता चली कि मेन यदि अपने को फोटोसिंथेसिस कराना है तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का घूमना। अब और डीप आओ, इलेक्ट्रॉन घूमा, रिएक्शन सेंटर में पहुँच गए। अब हमारा जो फोटो सिस्टम थे फर्स्ट और सेकंड, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट कहाँ होता है, सेकंड कहाँ होता है? स्ट्रोमा और ग्रेना में फोटो सिस्टम को डिवाइड किए थे ना, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड। कहाँ दोनों थे, कहाँ सिर्फ पहला था या दूसरा था, याद है? बोलो क्या? स्ट्रोमा में दोनों थे, ग्रेना में फर्स्ट था। ग्रेना में फर्स्ट और सेकंड दोनों थे और स्ट्रोमा में सिर्फ फर्स्ट। समझना कितना बढ़िया, एकदम प्यार से बढ़िया चल रहा। देखो पहले फोटोसिंथेसिस, फिर क्लोरोप्लास्ट, यहाँ तक अपन आ गए कहाँ, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड तक। अब जो सेकंड है उसमें कम नैनोमीटर की लाइट, मतलब 680, जो कन्फ्यूजन वाला होता है। जो फर्स्ट है वो 700 नैनोमीटर। क्लियर?
अब इसके बाद जब फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो फोटोसिंथेसिस नॉर्मली दो टाइप्स की होती है, एक डार्क रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और डार्क रिएक्शन में सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब जो हमारा लाइट रिएक्शन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। और दोनों की हमारी लाइट रिएक्शन जो होती है, मैंने बताया था डियर सर एलजी, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन ग्रेना में। तो ग्रेना मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों, साइक्लिक में फर्स्ट आ गया और नॉन साइक्लिक में फर्स्ट और सेकेंड दोनों आ गया। हेलो, दिमाग क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब कि साइक्लिक मतलब मैंने क्या बोला, लाइट रिएक्शन ग्रेना में। यहाँ से अपन लगा सकते थे कॉमन सेंस, जो अभी क्वेश्चन पूछे थे ना क्वेश्चन अभी, कि फोटो सिस्टम फर्स्ट कहाँ पाया जाता है और सेकेंड कहाँ पाया जाता है। तो जो फोटो सिस्टम, अब जैसे देखो लाइट रिएक्शन ग्रेना में, लाइट रिएक्शन यदि ग्रेना में होती है तो लाइट रिएक्शन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों, मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों, मतलब ये दोनों ग्रेना में पाए जाएंगे। क्लियर हुआ? ग्रेना में पाए जाएंगे दोनों। अब चलो आते हैं साइक्लिक। साइक्लिक में सबसे पहले क्या होता है, फोटो सिस्टम, अरे शांति से बैठ जाओ ना, क्या उठा क्या उठा लिया अभी 5 मिनट में तो फ्लो टूट जाएगा, तो मैं सीधे पढ़ाने लगूंगा, रिवीजन नहीं करवाऊंगा ऐसे, ठीक? तो वो हाँ सुनना ध्यान से, ऐसे ना मैं टाइम दे दूँ क्या पोजीशन बनाने के लिए, कुछ 1-2 मिनट का, आधे घंटे का, कि चलने दूँ? चलो अभी मतलब जिस पोजीशन में 5 मिनट बाद बना लेना। हाँ बना लो, बन गया? हाँ चल, ग्रेना में फर्स्ट और सेकेंड दोनों। चलिए अब हम बात कर रहे हैं साइक्लिक की। तो साइक्लिक में देखो, यदि चीज़ों को याद करोगे ना, MTR वाला तो GTR हो जाएगा, मतलब भूल जाएगा, पता नहीं क्या बोलेंगे उसको, ठीक है? तो वो भूल जाएगा, इसलिए मतलब उसको ऐसे, जैसे मेरे दिमाग में एक इमेज बना है ना, अपन स्टार्टिंग से देखो इमेज बनाते बनाते अपन यहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्लियर, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो अब साइक्लिक में आ जाओ, तो साइक्लिक में होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, मतलब 700 नैनोमीटर। या तो आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है लेस देन 700 नैनोमीटर को मिल सकता है, या लेस देन 700 मिल सकता है, ठीक है? और उधर लेस देन 680 मिल सकता है, मोर देन नहीं, लेस देन याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। ऐसा बोल सकता है कि जो फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है ग्रेटर देन 700, इक्वल टू 700, लेस देन 700, तो आंसर जाएगा लेस देन 700। क्लियर? उसमें क्या, सनलाइट पड़ी एनर्जी के फॉर्म में, और फोटोन की एनर्जी होती है hν या Sc/λ से एनर्जी आता है। फोटोन जो है उसके इलेक्ट्रॉन में मतलब टकराता है, और मतलब जो फोटोन होता है तो फोटो सिस्टम के इलेक्ट्रॉन में टकराता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहाँ, फेरिडॉक्सिन में। कहाँ चला गया? कभी कभी वो रास्ता ख़राब हो जाता है तो आयरन सल्फर प्रोटीन से फेरिडॉक्सिन, मतलब फेरिडॉक्सिन में जाता है। जैसे फेरिडॉक्सिन में जाता है, फेरिडॉक्सिन के बाद वो एक ATP निकालता है, और ATP निकाल के चला जाता है साइटोक्रोम B6। समझ में आया? फेरिडॉक्सिन के बाद एक ATP निकालता है, और ATP निकालने के बाद कहाँ चला जाता है? तुमने ये चीज़ मेंशन नहीं किया था जब अभी किया था, ATP नहीं बनाया था, ये ज़रूरी है, ATP बहुत ज़रूरी है। फेरिडॉक्सिन से ATP रिलीज़ करने के बाद साइटोक्रोम B6 में आ जाता है, साइटोक्रोम B6 से फिर एक ATP रिलीज़ करता है और साइटोक्रोम F में जाता है। 2 ATP रिलीज़ हुआ, बहुत बार एग्जाम में आता है। वहाँ से प्लास्टोसाइनिन से रिटर्न फोटो सिस्टम फर्स्ट में आ जाता, हो गया साइक्लिक प्रोसेस। अब आ जाओ नॉन साइक्लिक। हाँ आपने पिछली बार तो ये बताया था कि ATP रिलीज बताया था, तुमने ध्यान नहीं दिया। अरे देखो ना कॉपी में, जब सोचो बिना मतलब रिवीजन में बता सकते हैं तो मेन क्लास में तो ज़रूर बताए होंगे, ठीक है? चलो नहीं बताया तो अब सुन लो बात तो आना चाहिए बस। अब आ जाओ, ये हो गया साइक्लिक। अब बात करते हैं अपन नॉन साइक्लिक का। तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फेरिडॉक्सिन तक भेजा, अभी रुकना, नॉन साइक्लिक पढ़ रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन को फेरिडॉक्सिन तक भेजे, मनीष इधर। उसके बाद अब अपन लेंगे फोटो सिस्टम सेकेंड, और वहाँ पे लेंगे 680 नैनोमीटर का फोटो सिस्टम सेकेंड, 680 नैनोमीटर का। और 680 नैनोमीटर जैसे ही लेंगे तो जो फोटोसिंथेसिस में जो वाटर था उसका होगा हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करने के लिए 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। मतलब जो आप सनलाइट की जो एनर्जी आ रही है ना, तो पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए कितना चाहिए, 0.8। नॉर्मली जो पानी होता है H+ और OH में टूटता है, लेकिन यहाँ पे पानी टूट रहा था 2H+ और ½ O2 में, याद रखिएगा, लिखवाया था
2H प्लस और हाफ O2 में, जहाँ पे 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी। अब यहाँ से जैसे टूटा, वाटर का हाइड्रोलाइसिस हुआ, आपने 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, तो आपको दो चीज़ें मिली। बोलो क्या क्या? हाफ O2 और 2H प्लस। इसीलिए हम साइक्लिक ETS पूरा नाम है, साइक्लिक ETS, नॉन साइक्लिक ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब मेन रोल किसका है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने का। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब वहाँ पे जो 2H प्लस आयन हुआ है, अब यदि 2H प्लस आयन है मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस करने के लिए, और हमारे फेरिडॉक्सिन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। याद करो, यहाँ से गया था फेरिडॉक्सिन में, साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन गया था क्या? एटीपी रिलीज हुआ। वो छोड़ो, यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट से फेरिडॉक्सिन में इलेक्ट्रॉन गया था, फिर मैंने बोला था इस इलेक्ट्रॉन को यहीं रखे रहो, अभी काम आएगा, बोला था कि नहीं? यहाँ से 2H प्लस, अब यहाँ से साइड से उधर जाएगा ऊपर, ऊपर हमारा क्या था? NADP प्लस, NADP प्लस था वहाँ, यहाँ हमारा आ गया 2H प्लस, और फेरिडॉक्सिन में थे इलेक्ट्रॉन, आपस में मिलके बना दिए NADPH2। क्लियर हुआ? NADPH2, ठीक है। अब इस फोटो सिस्टम सेकेंड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया था प्लास्टोक्यूनोन। कहाँ गया था? यदि ये रास्ता सीधा वाला खराब है तो साइड से जा रहा था, क्या बोल रहे थे? थियोफाइसिन। ठीक है, ये चला गया, मतलब कहाँ? प्लास्टोक्यूनोन में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, वहाँ से साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, और फिर आ गया फोटो सिस्टम फर्स्ट में। तो 2 से निकला, फर्स्ट में गया तो ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया। इस वजह से इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जेड स्केम। नॉन साइक्लिक कंप्लीट, मतलब कि हमारी लाइट रिएक्शन कंप्लीट। अब आ जाइए डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मतलब समझना मेरी बात, अब समझना बहुत काम की चीज़ है। मतलब जब हमारा फोटोसिंथेसिस, मतलब जब हमारा ग्लूकोज बन के रेडी होता है ना, तो ग्लूकोज बन के रेडी होने के लिए हमारी डार्क रिएक्शन भी ज़रूरी होती है। अभी अपन ने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, कहीं ग्लूकोज बनाए क्या? बोलो, बना क्या ग्लूकोज? नहीं बना ना, मतलब अभी हमारी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुई क्या? नहीं हुई। हम लोग जो बोल देते हैं ना, इन द प्रेजेंस ऑफ डैश डैश बनाइए, है ना, उसमें इतना सारा काम होता है। अभी सिर्फ लाइट वाला हुआ है, अभी अंधेरे वाला होगा। ठीक है, अब सुनना, अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि अब हमारी क्या थी? C2 साइकिल। अब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करा दिया था और पानी का ब्रेक डाउन कर दिया था। समझना मेरी बात, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करा दिया था मतलब क्लोरोप्लास्ट, पानी का ब्रेक डाउन करा दिया था मतलब वाटर। सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ था मतलब सनलाइट। 3 चीज़ें यूज आ गई। हेलो, 3 चीज़ें यूज आ गई। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं आया। आया क्या? जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तभी तो ग्लूकोज बनेगा। तो अब डार्क रिएक्शन में चाहे मैंने C3 पढ़ाऊँ, चाहे C4 पढ़ाऊँ, चाहे CAM पढ़ाऊँ, सब में फर्स्ट एक्सेप्टर CO2 ही था, क्योंकि 3 चीज़ अपन यूज कर चुके। ये इसके पहले तुम लोगों ने नोटिस किया था? नहीं किया था तो अब कर लो। मैंने साइक्लिक तक 3 चीज़ें यूज कर लिया था, अब अपन ने 4th चीज़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम C3 साइकिल की बात करें तो वहाँ पे क्या आंसर लिया था? रूबिस्को, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद है? C3 साइकिल मैंने बोला था, पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें देख लो कितने ATP निकलते, तो 18 ATP और 12 NADPH2। फर्स्ट एक्सेप्टर डैश डैश। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब अपन बात करते हैं C2 साइकिल। अब सुनो, जो C2 साइकिल है वो होता है फोटो रिस्पिरेशन, मतलब कि प्लांट को इतने सारे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? प्लांट को इतने, अपन किसी भी लिविंग सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। किसी भी लिविंग सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब प्लांट भी लिविंग सेल है, उसको भी एनर्जी चाहिए। क्लियर? तो वो अब क्या करता है, वो जो उसकी एनर्जी होती है तो वो रेस्पिरेशन करेगा, और रेस्पिरेशन में 3 सेलुलर ऑर्गेनल्स काम आ रहे थे। बोलो, क्लोरोप्लास्ट। अब सुनो, किसी भी लिविंग सेल में क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, किसी भी लिविंग सेल में यदि एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो एनर्जी स्टोरेज का काम हो, एनर्जी फॉर्मेशन का काम हो, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, एनर्जी यूज का काम हो, एनर्जी वाले एंजाइम हो, उन हर जगह क्या रहेगा? माइटो, एक्सेप्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या रहेगा? मेसोसोम। याद रखिएगा। क्लियर? चलो,
अब यहाँ से अपन कहाँ आ गए, C4 साइकिल। अब जो हमारा C3, C4 और CAM साइकिल है, ये प्लांट्स के एनाटॉमी के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, देखना जैसे अपन लोग हैं ना, जो अपन इंसान हैं, अपन चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे वर्षा हो, अपनों का प्रोडक्शन सेम है। लेकिन प्लांट में देखो, गर्मी में अलग प्लांट उगते हैं, प्लांट्स में बरसात वाले अलग होते हैं, ठंडी वाले अलग होते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है, उनके अंदर की एनाटॉमी अलग अलग है, जो कि अलग अलग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती है। हेलो, कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, जो बरसात में उगते हैं। जो गर्मी वाले प्लांट हैं, आप बरसात में उगा दो सड़ जाएंगे। आलू को आप पानी में उगाओ सड़ जाएगी, मूली सड़ जाएगी, गाजर सड़ जाएगी। तो ये सारे बरसात वाले प्लांट नहीं हैं, समझ गए। जैसे धान है, आप गर्मी में उगाओ नहीं होगी, क्योंकि उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट को की जो एनाटॉमी है वो अलग अलग हो जाती है। इस तरह से इनमें जो प्लांट्स में बाकी जो ये अपन इनका क्लासीफाइड है, तो हम 3 टाइप्स में क्लासीफाइड करेंगे, C3, C4, CAM। अभी CAM भी आएगा, मैंने पिछले क्लास में अच्छे से वो बताया थोड़ा सा। अब आ जाओ C4 साइकिल। अब ध्यान से सुनना, C2 साइकिल तो हो गई। अब C4 साइकिल जो होती है, ये पत्तियों में होती है। अब पत्तियों में क्या क्या चीज़ें होती हैं? मनीष तुम ध्यान नहीं दे रहे यार, दे रहे हो? पूछूंगा तुमसे, याद रखना। चलो, जो C4 साइकिल होती है, सबसे पहले याद रखो कि ये लीफ है ऐसी, ये पत्ती है, ध्यान देना। ये पत्ती का अपर लेयर है, जिसको हम बोलते हैं डोर्सल, और लोअर वाला वेंट्रल। क्लियर? ये ऊपर वाला पार्ट होता है। ऊपर वाला पार्ट तुम लोगों ने देखा होगा, पत्ती का नॉर्मली ऊपर वाला पार्ट चिकना होता है। मतलब यदि आप उसमें पानी डालोगे तो फिसल जाएगा पानी। नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा रफ होता है। ऊपर वाला पार्ट चिकना इसलिए होता है कि जब सनलाइट पड़ती है ना, सनलाइट ऊपर, यदि ये चिकना नहीं रहेगा, स्मूथ रहेगा, तो पूरी की पूरी लाइट पत्ती में आएगी और पत्ती सूख जाएगी। चिकना है तो सनलाइट पड़ती है, जितनी सनलाइट की ज़रूरत है उतना ले लिया, बाकी वो रिफ्लेक्ट कर देता है। सिंपल सी बात है। आप अपना हाथ, एक सिंपल हाथ रखो, ऐसे सिर्फ धुल लो, ऑयल मत लगाओ। एक बार ऑयल लगा के रखो, जब सनलाइट पड़ेगी तो कौन सा ज़्यादा चमकेगा? ऑयल वाला। क्यों चमकेगा? क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट हुई ना ऑयल, क्योंकि स्मूथ लेयर है, चिकना लेयर है। तो जो चिकनी लेयर होती है, स्मूथ लेयर होती है, वो ज़्यादा चमकती है, क्योंकि वहाँ से लाइट का ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब यहाँ से जैसे फोटोन डाले, तो पत्ती, यदि मैंने क्या बोला, यदि रफ होती तो डैश डैश, मतलब समझदार हो। जो पत्तियाँ पानी में होती हैं, उनके नीचे की जो लेयर होती है वो मोटी और वैक्सी लेयर होती है। आगे पढ़ोगे, वैक्सी लेयर होती है, जिसे पानी में सड़े ना, ऑयल टाइप का यहाँ रहता है। क्लियर? अब यहाँ से सुनो, ये वाला पार्ट हमारा ये है और ये वाला पार्ट हमारा ये है। इसको हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी, KRANZ एनाटॉमी। इस स्ट्रक्चर को अभी मैं लिखवा दूंगा, क्या बोलेंगे? क्रेन्स एनाटॉमी। ये बहुत समझने की ज़रूरत है, और तुम लोग सीट में कितना भी पढ़ो, अभी मैं जो 2 मिनट बोलूँगा ना, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए एकदम कंसंट्रेशन से सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं अभी बोल रहा हूँ। पत्ती है, पूरी की पूरी पत्ती हरी होती है। अब यदि हम C4 प्लांट की बात करें, तो C4 प्लांट में जो C4 साइकिल होता है, मीजोफिल और बंडल शीथ। बहुत बार मैंने नोटिस किया हूँ ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मीजोफिल है, क्या बंडल शीथ है। ध्यान देना, ये पत्ती, मतलब इतनी मोटी मैं डायग्राम बनाया हूँ, बाकी समझ गए ना, पत्ती उतनी पतली ही है। ठीक है? अब ऊपर वाली लेयर हमारी अपर है, ये लोअर है। यदि कोई 2 सेकंड भी ध्यान भटकाए, मतलब नहीं समझ में आएगा। याद रखना, एकदम 100% कंसंट्रेशन से सुनो, सिर्फ 2 मिनट। क्लियर? मीजोफिल, बंडल शीथ। मैं एक चीज़ बोलूँगा, ध्यान देना। जितना भी इस तरह का ब्लू है ना, जितना भी इस तरह का ब्लू है, ये पूरा का पूरा ब्लू जो है, ये क्लोरोप्लास्ट है। कुछ समझ में आ रहा है? जितना भी ये ब्लू है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। बीच में वैस्कुलर बंडल, मतलब जाइलम और फ्लोएम, मोनोकॉट, डाइकॉट पढ़ेंगे अपने आगे, अभी पढ़ाएंगे भी। तो बीच में मोनोकॉट, डाइकॉट मतलब वैस्कुलर बंडल। इस पूरी की पूरी पत्ती में देखो, ये इस पूरी पत्ती में क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूट हैं। मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा, आप खुद पहचानोगे कौन सा मीजोफिल है, कौन सा बंडल शीथ है। मैं सिर्फ इसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आप खुद बताओगे सर ये मीजोफिल है, ये बंडल शीथ है। क्लियर हुआ? चलो, ये मतलब हर एक सेल में ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। ये जो डिस्ट्रीब्यूट है, ये हमारा बेटा क्लोरोप्लास्ट, मतलब जो भी मैं यहाँ ब्लू कलर से बना रहा हूँ, का सारा का सारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? ये सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट है।
अब आ जाओ, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस पता ही है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वो सारी चीज़ें अपने को पता ही है। क्लियर। अब आओ, जहाँ पे सुनना, पत्ती के जिस पार्ट में क्लोरोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन छोटे और कम है, आप कंपेयर करो एक ये सेल एक ये सेल। सुनना मेरी बात, जहाँ पे पत्ती के जिस पार्ट में क्लोरोफिल छोटे और डिस्ट्रीब्यूशन कम है वो मीजोफिल होता है। जहाँ भी पत्ती में क्लोरोफिल का साइज छोटा और नंबर कम होता है वो मीजोफिल होता है। स्मॉल साइज लेस इन नंबर। क्या बोला मैंने? जहाँ पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट का छोटा साइज और नंबर कम होता है वो होता है अपना मेसोफिल। ये सारा का सारा पूरा का पूरा ये क्या है हमारा मेसोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो ये ब्लू ब्लू कलर के हैं। जहाँ भी क्लोरोप्लास्ट बड़े और संख्या में ज़्यादा होते हैं, लार्ज इन साइज मोर इन नंबर, ये हमारा होता है बंडल सेल। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये सेंटर वाला पार्ट नहीं, ये तो वैस्कुलर बंडल है। सेंटर वाला पार्ट वैस्कुलर बंडल है, मतलब जाइलम और फ्लोएम। तुम लोग यदि अभी एनाटॉमी पढ़े नहीं हो, जो एनाटॉमी पढ़े बहुत अच्छे से याद करो। बीच में मैंने बताया था जाइलम और फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ये सब ये वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल को जो एकदम कवर करता है चारों साइड से, वैस्कुलर बंडल को जो एकदम चारों साइड से कवर करता है, और डार्क ग्रीन होता है ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल ज़्यादा है ना। सीधी सी बात है, यदि अपन किसी वॉल में या दरवाजे में कहीं भी यदि पेंट करना है, आप एक बार पेंट मार दो सिर्फ एक बार ब्रश से एक जगह, और दूसरे दरवाजे में आप 100 बार मार दो, ज़्यादा डार्क और अच्छा चमक किस में आएगा? क्योंकि वहाँ थिकनेस ज़्यादा है, पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसे तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला हमारा पार्ट होता है बंडल शीथ, और ये बाकी जो बाहर वाला पार्ट होता है ये होता है मेसोफिल। यदि जितना अभी मैंने बताया ना इतना समझ में आ गया तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये फिर जीरो है, ये अपने आप याद हो जाएगा। समझना जो मैं अभी बता रहा हूँ मनीष, समझो। पत्तियों में देखो, अब यार पत्ती में अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सेंटर है कौन सा बाहर वाला पार्ट है। अब यदि आइडेंटिफाई करता तो हो जाते ना, पत्ती तो अपने को सेम ही लगती है हर जगह है, क्योंकि हम कितना अंदर की बात कर रहे हैं, समझ गए। लेकिन ये क्या होता है, पत्तियों में जब अपन उसका टीएस देखेंगे, जब उसको बहुत अच्छे से अपन उसका माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तब आपको दिखेगा कि कहीं कहीं बहुत डार्क है, और जहाँ डार्क है उसके चारों ओर लाइट लाइट, फिर कहीं डार्क है उसके चारों ओर लाइट लाइट। तो जो चारों ओर लाइट लाइट है वो होता है मेसोफिल, जो सेंटर में डार्क होता है वो होता है बंडल शीथ। याद रखना, जो बंडल शीथ होता है वो वैस्कुलर बंडल को कवर करता है, तो थोड़ा भूलने का चांस कम हो सकता है। जो बंडल शीथ होता है किसको कवर करता है? वैस्कुलर बंडल को। तो जो बंडल शीथ होता है वैस्कुलर बंडल को कवर करता है। अब आ जाइए, बस हो गया ना। देखो, मेसोफिल, क्लोरोप्लास्ट, जाइलम फ्लोएम मतलब वैस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम मतलब वैस्कुलर बंडल। ठीक है, उसके बाद सेल ऑफ बंडल शीथ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बोला था ना। बंडल शीथ मतलब ग्रीन कलर, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट ही है, इसलिए पढ़ो ना, ये पॉइंट कितना अच्छा लिखा है। सेल ऑफ बंडल शीथ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये गैसियस एक्सचेंज के लिए यहाँ स्टोमेटा, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ? क्योंकि हमको मेन यहाँ पे क्या समझना था, कार्बन डाइऑक्साइड। पानी तक तो हम समझ चुके थे, नॉन साइक्लिक तक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में तो सारी चीज़ें हो ही रही थी। अब आओ अपन, अब यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की बाकी जो ड्यू प्रोसेस थी, कहाँ तक? बाकी जगह तो हाफ O2 और वही जो NADP, यहाँ तक तो प्रोसेस हो चुका था। अब समझो अपना हुआ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जुड़ती है C4 साइकिल, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अच्छा, एक बार सब लोग तेज से बोलो गुड मॉर्निंग। अपने अपने को बोलो, तो अपने लिए इतना धीरे क्यों बोलते हो? तेज बोलो ना, गुड मॉर्निंग ऐसे बोलो। एक जोक सुना दूं क्या तुम लोगों को फिर? जैसे हैं, देखो एक राजा था, नहीं चाय नहीं, जोक। एक मतलब ये फ्री में आ जाएगा ना। एक राजा था, उसके 3 रानियाँ थीं, फिर बाद में एक और शादी की तो 4 रानियाँ हो गई। अब पढ़ो, कोई बात नहीं ना, वैसे भी नींद में कहाँ से आएगा। आओ, फ्री में था ना इसलिए। चलो, अरे दोबारा सुना दूंगा पक्का, कसम से। अच्छा, आपने वो एक क्वेश्चन बोला था ओजोन वाला भी, आपने बताया। ये वाला भी पेंडिंग में कर लो। यदि उसको तुमको आंसर पता चल जाता तो नींद आ जाती, इसलिए थोड़ा सा क्रिएटिव। आओ,
चलो अच्छा, तुम लोगों का सबका ब्लड ग्रुप ओ बोल दूंगा फिर। अब तो खुश अरे यार ऑलरेडी तुम्हारा ओ है, वेरी गुड। पराठे बहुत अच्छे थे आज, पेट भरने के बाद भी मैं खाया हूँ, थैंक यू। आओ हाँ, अब ये PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो था, आओ मतलब भरोसा करना ही बेकार है। आ जाओ आ जाओ बेचारे बच्चों। जैसे अपन ने क्या किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड और PEP कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके PEPH एंजाइम के प्रेजेंस में बनाता है OOA। पहले 4 बनवा दिए फिर भी सोते रहते हो। क्या बनाया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है मैलिक एसिड। क्या बनाता है, मैलिक एसिड। ठीक है, ये प्रोसेस हुई कहाँ, मीजोफिल में। अब ये मैलिक एसिड मीजोफिल से बोलो, अरे यार तुम लोग बिना पता है जान गए। अच्छा एरो से अंदाजा लगा कि खुद का टैलेंट है, वेरी गुड। ये एक्सेप्ट करके कहाँ बना दिया, मैलिक एसिड। अब तुम लोग खुद के टैलेंट से जान गए कि ये मैलिक एसिड कहाँ चला गया, बंडल शीथ में। अब इसका क्या होगा, बंडल शीथ में ATP निकलेगा, खुद का टैलेंट है। हाँ ATP निकलेगा, मतलब NADPH2 निकलेगा, और ये बनाएगा क्या, पायरुवेट या पायरुविक एसिड और 6CO2। क्लियर। और ये पायरुवेट और जो हमारा जो पायरुवेट बना फिर से कहाँ आ जाएगा, मीजोफिल में। मतलब कि याद रखना, बंडल शीथ से पायरुवेट आता है मीजोफिल में, और यहाँ से क्या आता है, मैलिक एसिड। ये भी एक क्वेश्चन है। मैलिक मतलब कि मीजोफिल से मैलिक एसिड आता है बंडल शीथ में, और पायरुविक एसिड बंडल शीथ से जाता है। अब मैं यहाँ से तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन, तुम लोगों को इसको देख के बताना है। यहाँ पे जो CO2 होता है ये रूबिस को एक्सेप्ट करके, और C2 मतलब एक चीज़ और, कोई सा भी प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, CAM प्लांट हो, कोई सा भी प्लांट हो, चाहे C3 प्लांट हो, हर प्लांट में C3 साइकिल चलती है। हेलो, यदि C3 प्लांट है तो C3 साइकिल चलेगी, C4 प्लांट है तो भी C3 साइकिल होगी, CAM प्लांट है तो भी C3 साइकिल होगी। कुछ बोला, समझ में आया? मैं तुम लोगों की कसम खा के बोल रहा हूँ, इतना कर लोगे ना एक भी क्वेश्चन नहीं होगा सीट के मतलब सारे हो जाएंगे। मान लो कसम तो तुम ही लोगों की खाए थे, मान लो कसम तो तुम ही लोग खाए थे। आओ मतलब सोचो, देखो तो भाई पब्लिक नींद में थी और एक गलती किया, फटाक से खुल गई सबकी नींद है। वेरी गुड, भारत देश महान है? समझ गए ये चीज़, पक्का समझ गए? ठीक है, मतलब यहाँ जो बचा ये C3 साइकिल लेके अपना इधर अपना ये काम कर लेते हैं। यहाँ पे अपना अलग चलता है C3 साइकिल। वहाँ से एक बार और जल्दी जल्दी बताऊँ, किसी का भी नंबर आ सकता है, सुनना। सिर्फ ये बताऊँ ना, सिर्फ ये भी ये आ गया अच्छे से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे सेल में जो अपने सेल में मीजोफिल और बंडल शीथ होता है। जो मीजोफिल होता है कार्बन डाइऑक्साइड को PEP एक्सेप्ट करता है और PEPH एंजाइम के प्रेजेंस में बना देता है क्या, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसीलिए हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या बनाता है, मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड कहाँ चला जाता है, बंडल शीथ। वो NADPH2 बाहर निकाल के क्या बना देता है, CO2 और पायरुवेट। CO2 को C3 साइकिल में रूबिस्को एक्सेप्ट कर लेता है, और जो पायरुवेट बचा कहाँ आ जाता है, मीजोफिल। ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, C4। अच्छा सबको याद हुआ कि नहीं? एक बार आंख बंद करके सब लोग मन ही मन बोलो, सब ने आंख बंद करके बोलना। मैं आंख बंद करके बोलो, मत तेज बोलो, तेज आंख बंद करके। लास्ट में CO2 बचता है, वो रूबिस्को लेके अपना C3 साइकिल चलाने लगता है। सबको याद हुआ? समीरा वो हुआ, सिमरा बोलो। हाँ लिख देता हूँ, KRANTZ एनाटॉमी, क्रांज एनाटॉमी। हाँ आज पढ़ाएंगे ना।